स्टूडेंट्स, आपने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को समझा। आइए अब समझते हैं कि हमारे अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि आपका जो ये ओनर है जो आपका बिजनेस स्टार्ट करता है वो उसी टाइम से अलग अलग हो जाएंगे जब भी बिजनेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन से भी बिजनेस क्या होगा, एग्जिस्टेंस में आ गया, उसी दिन से ओनर अलग होगा, बिजनेस अलग होगा। ओनर की अपनी अलग से सेपरेट आइडेंटिटी है और बिजनेस की अलग से अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। तो ठीक यही हमें बताया गया कि बिजनेस हैज ए सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर एंड वाइस वर्सा। उसी दिन से, जिस दिन से क्या हुआ, ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ओनर है, इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक मिठाई का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने अगर मिठाई का बिजनेस स्टार्ट करना तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे लगेंगे, है ना। तो वो पैसा कौन लेके आएगा? पैसा कौन लेके आएगा? अरे ओनर लेके आएगा ना। ओनर का बिजनेस है, ओनर ने डिसाइड किया कि मुझे मिठाइयां बेचने का बिजनेस करना है, स्वीट्स का बिजनेस करना है। तो ओनर ने क्या किया? अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। वो पैसे हैं मान लीजिए 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपीज ओनर ने क्या किया? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो ये जो स्टूडेंट्स, ये जो 2 लाख रुपीज है, इसको हम कहेंगे जी कैपिटल। जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं कैपिटल। बस बात खत्म। इसी दिन से, जिस दिन से ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस से, ये बिजनेस बन गया, उसी दिन से क्या हुआ? ये ओनर अलग हो गया, ये बिजनेस अलग हो गया। ओनर की अलग से अब अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। ये मोहन स्वीट्स के नाम से जो इन्होंने बिजनेस किया, इसकी अलग से अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। अब ये जो 2 लाख रुपए आए हैं, इसी से बिजनेस क्या करेगा? कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा, परचेज करेगा, कुछ ना कुछ अपने फर्नीचर खरीदेगा, लैंड खरीदेगा, बिल्डिंग खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा, या फिर अपने बेचेगा, कुछ गुड्स को बेच देगा, या फिर अपने जितने भी एक्सपेंसेस है उनको मीट करेगा, है ना। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस किसके थ्रू करेगा? जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है। यानी ये जो 2 लाख रुपए आए हैं, इससे बिजनेस स्टार्ट हो गया। एक बात। अब मैंने आपको क्या बताया? ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। अब मान लीजिए कि ओनर ये कहता है कि अरे बिजनेस, मेरी ना बेटी का एडमिशन करवाना मुझे स्कूल में, इसके लिए मुझे ना 10,000 रुपए चाहिए, तो दे दे मुझे। क्या बिजनेस वो पैसे देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। बिजनेस कहता है कि देखिए ओनर साहब, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने ये कहा है कि अब से आप अलग हैं, मैं अलग हूं। मैं आपके पैसे क्यों भरूंगा? मैं नहीं देने वाला 10,000 रुपए आपकी बेटी के एडमिशन के, आप अपनी जेब से दो। बिजनेस अपने अकाउंट से वो पैसे पे नहीं करेगा। इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, ओनर साहब क्या करेंगे? अपनी अलग से बुक्स मेंटेन करेंगे। ओनर क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे अपनी खुद की बुक, और बिजनेस अब से प्रिपेयर करेगा अपनी खुद की बुक। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखनी है, हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस बनने के बाद, मोहन स्वीट्स बनने के बाद, ट्रांजैक्शन मोहन स्वीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करी जाएगी। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी। बिजनेस कहता है नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा 10,000 रुपए आपकी बेटी के एडमिशन के, आप क्या करिए, वो पैसे खुद दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, जो पैसा ओनर ने अब हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये 2 लाख रुपए, ओनर ने कहा ठीक है भाई, तू अलग मैं अलग, बिजनेस अलग, ओनर अलग, मिस्टर मोहन अलग, मोहन स्वीट्स अलग, तो मैंने तुझे 2 लाख रुपए दिए, उसका क्या हुआ? तो यहां हमारा बिजनेस कहता है अरे मोहन जी, मेरे ओनर मालिक, ये पैसा आपने मेरे बिजनेस में लगाया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये पैसे आपको वापस करूं। और स्टूडेंट्स, हमें जिसके भी पैसे देने होते हैं, यानी बिजनेस को जिसके भी पैसे देने होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा क्रेडिटर्स कहलाता है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिसको हमें पैसे देने हैं, जिससे हमने पैसे उधार पे लिए। तो एक तरह से अब ये 2 लाख रुपए क्या बन गए? हमारे लिए उधार बन गए। और ये ओनर क्या बन गया आपसे? हमारा क्रेडिटर। इसलिए ओनर को हम क्या ट्रीट करेंगे? एज ए क्रेडिटर ट्रीट करेंगे। किसका? हमारे बिजनेस का, मोहन स्वीट्स का। और वो जो कैपिटल, वो जो 2 लाख रुपए ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं, अब हमें क्या करने हैं? उसको वो पैसे वापस करने हैं। तो अब ये पूंजी क्या बन गई? हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई। ये हमारे लिए क्या है? कर्जा। इसलिए स्टूडेंट्स, कैपिटल को हम क्या करते हैं? लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि कैपिटल अब से क्या है? हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था? ओनर ने ये सारी बातें समझा दी, बिजनेस को क्लियर कर दिया, देखिए 2 लाख का हम हिसाब किताब ऐसे करेंगे। लेकिन ओनर कहता है नहीं भाई नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने डिसाइड किया था बिजनेस स्टार्ट करने का, तुझे मेरी बेटी के पैसे फीस भरनी ही भरनी होगी, 10,000 रुपए तुझे मुझे देने ही देने होंगे। और ओनर ने क्या किया स्टूडेंट्स? ये 10,000 रुपए ओनर कैश निकाल के ले गया। किससे? बिजनेस से। ओनर ने क्या किया? मोहन स्वीट्स के अकाउंट में से 10,000 रुपए निकाले और जाके अपनी बेटी के स्कूल के एडमिशन में उसकी फीस भराया। चलिए जी, ओनर कितने रुपए लेके गया? कैश। तो स्टूडेंट्स, ये जो कैश ओनर ने
बिजनेस से निकाले हैं, बिजनेस से विड्रॉ करे हैं, इसको कहेंगे जी हम ड्रॉइंग्स। इस कैश को क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। अब बिजनेस कहता है कोई बात नहीं, 10,000 रुपए लेके कोई बात नहीं। अब बिजनेस कहता है देखो ओनर साहब, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से मैंने आपको बताया था, आप अलग मैं अलग, मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है। अब आप अपने खर्चे खुद भरो, मैं अपने खर्चे खुद भरूंगा। लेकिन यहाँ जो ये 10,000 रुपए ओनर लेके चला गया, अब बिजनेस क्या करेगा? ये जो इसमें जो कैपिटल लगाई थी ना, इसको हमें कितने रुपए देने थे? बिजनेस को, ओनर को देने थे 2 लाख रुपए। हम क्या करेंगे? ये जो 10,000 रुपए की इसने ड्राइंग्स की है, इसमें से लेस कर देंगे और अब बिजनेस कितने रुपए ओनर को देगा? 1,90,000 रुपए। अब बिजनेस कितनी पेमेंट करेगा ओनर को? वो पेमेंट करेगा जी 1,90,000 रुपीज। ये जो 1,90,000 रुपए हम क्या करेंगे? ओनर को देंगे, क्योंकि उसने 10,000 रुपए की क्या की? ड्रॉइंग्स की। अगर स्टूडेंट्स ओनर विड्रॉ कर लेता है कैश या गुड्स ले जाता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम रिड्यूस कर देंगे कैपिटल, यानी हमें जितने पैसे, यानी बिजनेस को जितने पैसे ओनर को देने हैं, उतने पैसे से हम क्या करेंगे? जितने का उसने ड्राइंग्स की है, जो कैश लेके चला गया या जितने पैसे के वो गुड्स लेके चला गया, मिठाइयां बिजनेस से लेके चला गया अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, उतने पैसे हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल में से लेस कर देंगे और उसकी कैपिटल उतने रुपए से क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी बिजनेस को, ओनर को उतने कम पैसे वापिस करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये था जी आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का, जिसके अनुसार बिजनेस एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी है और ओनर अलग से एक सेपरेट आइडेंटिटी है। बिजनेस अपने खर्चे अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, ओनर अपने खर्चे अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। ओनर ये नहीं कह सकता कि मेरा 22,000 रुपए बिजली का बिल आया, बिजनेस तू दे दे। नहीं नहीं नहीं, बिजनेस कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है जी, दोनों अलग अलग है। आप अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। आपने मेरे को पैसे दे दिए, ये मेरे लिए क्या है? आपसे उधार है। तो आप मेरे क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए। और आपका जो पैसा कैपिटल इन्वेस्ट किया, जो पूंजी लगाई है, वो मैं क्या मानता हूं? लायबिलिटी मानता हूं। ये मैं आपको वापस चुका दूंगा। तो स्टूडेंट्स जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपसे रिकॉर्ड होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएगी। बिजनेस कुछ भी परचेज करे, सेल करे, एक्सपेंस करे, उसकी ट्रांजैक्शन हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ओनर अपने लिए गाड़ी खरीदता है, ओनर अपने बच्चों की फीस भरेगा, ओनर क्या करेगा? अपनी वाइफ को कोई ज्वेलरी गिफ्ट देगा, ये ओनर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करे, ये बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये कहता है जी हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको फर्दर समझाता हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है जी आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए ये कंसेप्ट हमें कहता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस और वही इवेंट्स को आपको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है जिसमें कुछ ना कुछ मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है। वो ऐसे इवेंट्स या वो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे की बात नहीं है, उनको हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। देखिए ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? दो लोग मिलकर जब भी कोई काम करें वो ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि आपने अपनी सिस्टर के लिए क्या बनाई? मैगी बनाई, तो ये क्या है? आपके सिस्टर के बीच की एक ट्रांजैक्शन है। आपने अपनी मम्मा के लिए क्या बनाई? चाय बनाई, तो ये क्या है? आपके मम्मा के बीच की एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन हम जिन ट्रांजैक्शन की हम हमारे ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के अंदर बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगे जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, यानी मनी इन्वॉल्व होगी। वो कौन से ट्रांजैक्शंस है? मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने क्या किया? अपने बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर परचेज करते हैं या कोई मशीन परचेज करते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर। आपने फर्नीचर खरीदा है जी ₹80,000, 80,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा। तो बताइए क्या इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है? यस। क्या आपको पता है कि आपने फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा है? 80,000 रुपए का। तो आप इसको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखना, वो इवेंट्स जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर करें, बस उन्हीं को ही रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में। यहाँ तो हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। अब इवेंट कौन सा है? मान लीजिए कि स्टूडेंट्स क्या हुआ? आग लगी। आग लगने की वजह से क्या हुआ? सारा का सारा फर्नीचर जल गया। क्या हुआ? आग लगी और जितना भी फर्नीचर था 80,000 रुपए का, ये क्या हुआ? सारा का सारा जल गया। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? ये जो लॉस ऑफ फायर हुआ है ना, ये है जी आपकी एक इवेंट। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपकी एक घटना है। और मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आप रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप एक्सप्रेस कर सके मनी की टर्म्स में। तो यहाँ आपको पता है कितने रुपए की आपकी गुड्स जली है, आपका फर्नीचर जला है? जी बिल्कुल, यहाँ हमें पता है जी,
हमें 80,000 रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ है। इस घटना से हमें 80,000 रुपए का 80,000 का लॉस हुआ। इसको आपने मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया तो आप इसको भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर बात आती है कि हम किन ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस के लिए बहुत ऐसे ट्रांजेक्शन होती है जिसका बिजनेस पे सीधा असर पड़ता है, या तो डायरेक्ट पड़ेगा या इनडायरेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। बहुत इम्पॉसिबल है कि उनको मनी के टर्म्स में एक्चुअली पता लगाया जाए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ उन इवेंट्स की वजह से, उन घटनाओं की वजह से। तो वो कौन कौन सी इवेंट्स है जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट्स वो है जी आपकी, मान लीजिए कि आपके क्या हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, लेबर क्या कर दे, स्ट्राइक कर दे। स्ट्राइक करेगी तो काम ही 10-12 दिन काम ही नहीं हुआ, देखो इसका हमारे बिजनेस पे असर तो पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट कम, कुछ ना कुछ तो कम होगा ही होगा। प्रोडक्शन रुक गया तो प्रॉफिट भी रुक जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कितना रुका ये पता नहीं चल सकता एक्चुअली। हम मनी के टर्म्स में इस इवेंट की वजह से हम मेजर नहीं कर सकते इस इवेंट को कि कितना हमें लॉस हुआ। या फिर क्या हो जाए, लॉकडाउन लग जाए। लॉकडाउन लगा था ना कोविड-19 में, तो जिसकी वजह से सारे के सारे ऑफिस, सारी की सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी कुछ महीनों के लिए। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, वो जो फैक्ट्रीज, वो जो ऑफिस बंद हुए हैं, काम रुक गया, तो कितना लॉस हुआ इस इवेंट की वजह से, इसको भी हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो इन ट्रांजैक्शन को हम हमारी बुक्स में क्या नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम हमारी बुक्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन या उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आपको पता है कि एक्चुअल इतने रुपए की आपने चीज खरीदी, ये ट्रांजैक्शन, यस। इतने रुपए का आपको लॉस हुआ इस घटना की वजह से, इवेंट की वजह से, यस, इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इन इवेंट्स की वजह से आपको कितना लॉस हुआ है, क्या आपके बिजनेस पे असर पड़ा है एग्जैक्टली, वो मेजर करना मुश्किल है, इसलिए हम इन इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके दो अच्छे एम्प्लॉइज हो, उनमें से क्या हुआ, किसी दोनों की लड़ाई हो गई आपस में और दोनों ने नौकरी छोड़ दी। अब क्या हुआ, इससे आपकी क्वालिटी पे तो असर पड़ेगा, क्या पता नया एम्प्लॉय आया है वो कैसी गुड्स बनाए, है ना। तो वो जो क्वालिटी पे कितना असर पड़ा उसको कैसे मेजर करें, एक्चुअल में तो मेजर नहीं कर सकते ना हम इस घटना को, कि दो एम्प्लॉइज की, अच्छे एम्प्लॉइज की लड़ाई हुई, दोनों नौकरी छोड़ के चले गए। अब जो नया आया है वो क्या पता कैसा काम करेगा, उनका तो पता था हमें अच्छा करेगा। तो ये जो इवेंट्स है इनको हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हालांकि ये हमारे बिजनेस पे अफेक्ट जरूर डालते हैं और बहुत डीपली अफेक्ट करते हैं। तो चलिए, ये था जी आपका मनी मेजर कंसेप्ट, जिसमें सिर्फ मनी के टर्म्स में ही आप अपने ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट आप अब जो पढ़ेंगे वो है जी आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी बिजनेसमैन को ये जानना है कि उसका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, तो वो उसको कब पता चलेगा, वो तो उसको तब पता चलेगा जब एक्चुअल में उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, यानी बाउंड अप हो जाएगा। क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था वो कहता था कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। लाइफ क्या है बिजनेस की, वो एक इंडेफिनेट है, इनफाइनाइट है। पीपल में कम, पीपल में गो, बट बिजनेस रिमेन्स फॉरएवर। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बिजनेस वैसे का वैसा रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि बिजनेस 60 साल तक चला, तो अब हमें प्रॉफिट निकालना एक्चुअल में कितना हुआ, तो वो तो हमें 60 साल के बाद पता चलेगा ना, तो वो बिजनेस बंद हो गया। तो इस बीच में तो हम बहुत सारी हमारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाएंगे। और अगर 60 साल तक अब कौन इंतजार करेगा, मैनेजर्स कैसे डिसीजन लेंगे? वो 60 साल के बाद थोड़ी डिसीजंस लेंगे कि यार क्या अच्छे डिसीजन ले सकते थे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमने मिस कर दी, वो क्या ऐसे हम चेंजमेंट कर सकते थे, कैसे हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंप्रूव कर सकते थे। तो वो सारी सिचुएशन को स्टूडेंट्स, ये जो सारी लिमिटेशंस क्रिएट हुई, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक नया कंसेप्ट इवॉल्व किया, जो था जी आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हमने डिसाइड किया कि देखो जी, प्रॉफिट तो बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस किस लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो मेन काम है उसका प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट कब निकालने, कितना टाइम होना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया जी 12 महीने का वो टाइम होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है जो एक बिजनेस का, उसको मेजर करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये वो बिजनेस की एक लाइफ है, लंबे समय तक वो बिजनेस चल रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, उसको कुछ हिस्सों में बांट दिया, और उसकी जो लाइफ है ना उस बिजनेस को, वो हमने डिसाइड किया कि जो 1 साल के लिए क्या होगा, हम उस बिजनेस की लाइफ में वो जो टाइम इंटरवल है उसमें हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए ये है जी वो उसका फर्स्ट ईयर 12 मंथ्स का, और ये स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से। मान लीजिए ये शुरू हुआ 2020 में, तो और ये खत्म कब होगा, 12 महीने के बाद, यानी 31 मार्च 2021 को।
ठीक वैसे ही जो अब इस बीच में स्टूडेंट्स उसका क्या प्रॉफिट है ये हम निकाल पाएंगे, ये हम डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है अब उसका अकाउंटिंग पीरियड बन गया। इस अकाउंटिंग पीरियड में उसका कितना प्रॉफिट है ये हम निकाल के अपने ओनर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने बैंक्स को, अपने एम्प्लॉयज को सबको बता देंगे। एम्प्लॉयज डिसीजन ले पाएंगे, अरे प्रॉफिट बढ़ गया हमें बोनस मिलना चाहिए। क्रेडिटर्स ये डिसीजन ले पाएंगे, अरे इसको तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये उधार पे अगर मुझसे सामान क्या कहते हैं खरीद भी रहा है तो ये मेरी पेमेंट कर सकता है। बैंक क्या देखेंगे इन 12 महीने के प्रॉफिट के बेसिस पे, अरे इसको लोन दिया जा सकता है ना, क्योंकि ये तो पेमेंट कर पाएगा, इसको तो प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं और वो डिसीजंस को वो आसानी से क्या ले सके, उनके ऊपर अपने डिसीजन मेकिंग कर सके। तो उसके लिए जरूरी था जी एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का इवॉल्व होना है, कोई ना कोई ऐसा अकाउंटिंग पीरियड तो हो जिसके अंदर हम एक्चुअल में बता पाए कि हमारा प्रॉफिट कितना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 12-12 महीनों के हमने अकाउंटिंग के अपने जितने भी साल है उसके अंदर एक बिजनेस की लाइफ को टाइम इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया और इन 12-12 महीने के अंदर हमने क्या किया, प्रॉफिट कैलकुलेट करना शुरू किया। प्रॉफिट को हमने क्या किया, फिर कम्युनिकेट करना शुरू किया हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमें बता रहा है ये कहना चाहता है कि आप जिस प्राइस पे, जिस कीमत पे आप किसी एसेट को खरीदते हैं, आपको अपनी बुक्स में उसी कीमत पे उस एसेट को शो करना होगा जितने टाइम तक आप अपनी बैलेंस शीट को बना रहे हैं। यानी आपने जिस कंसेप्ट के अंदर एसेट्स को आपको रिकॉर्ड करना है अपने अकाउंट्स की बुक्स में, उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने क्या किया है, उसको परचेज किया है, उसको एक्वायर किया है। मान लीजिए कि हमने कोई बिल्डिंग खरीदी थी 2010 में 5 लाख रुपए की, और आज है स्टूडेंट्स, अब जो साल चल रहा है वो है जी आपका 2024, और 2024 के अंदर स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग का जो प्राइस बढ़ के वो कितना हो गया, ये बढ़ के हो गया जी 40 लाख रुपए, ये 40 लाख रुपीस की होगी। तो स्टूडेंट्स आप बताइए आज आप इस बिल्डिंग को किस कीमत पे रिकॉर्ड करेंगे? तो स्टूडेंट्स वैसे तो इस बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है वो तो है जी आपकी 40 लाख रुपीस, लेकिन स्टूडेंट्स आपने उसको किस वैल्यू पे खरीदा था? आपने उसको खरीदा था 5 लाख रुपए पे। तो ये है जी आपकी परचेज प्राइस। तो ये हमारा जो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमें कहता है कि आप एसेट्स को उस अपनी बुक्स में उस कीमत पे रिकॉर्ड करेंगे जिस कीमत पे आपने उसको शुरुआत में खरीदा था। यानी 2024 के अंदर भी हमारी बिल्डिंग की वैल्यू हम हमारी बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे, 5 लाख ओनली। हम 40 लाख रुपए जो मार्केट वैल्यू जो बढ़ के 40 लाख रुपए होगी ना, इस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब एक स्टूडेंट कहता है ऐसा क्यों? तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या है, कुछ जस्टिफिकेशंस दी गई हैं, कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों हम इस कंसेप्ट को, हिस्टोरिकल कंसेप्ट को, हमारे एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, यानी जिस कॉस्ट पे हमने शुरू में हिस्ट्री में खरीदी थी उस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला है जी कॉस्ट इज वेरीफाइबल। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपने ये जब बिल्डिंग खरीदी थी तो इसके साथ में आपको कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट्स तो मिला ही होगा, तो उसके ऊपर आराम से इसकी डेट, इसका प्राइस, किस कीमत पे आपने खरीदी थी, किस टाइम पे खरीदी थी, वो सारी चीज डिटेल में एज ए प्रूफ आपके पास है। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई इस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, तो आप आराम से उस डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के बता सकते हैं, रजिस्ट्री को देखेंगे, उस डीड को देखेंगे, आराम से बता देंगे अरे ये बिल्डिंग तो मैंने 5 लाख रुपए की खरीदी थी, ये देखो ये रहा सबूत। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू की बात आ जाए, अगर हम कहें नहीं जी इसको मार्केट वैल्यू आज के दिन जो इसकी कीमत है उस पर रिकॉर्ड करो, तो आज के दिन उसकी कीमत क्या है ये आप कैसे बताएंगे? इसका क्या सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या प्रूफ है आपके पास कि आज के दिन इसकी कीमत है? तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी जो एक्चुअल में क्या कीमत थी, किस कीमत पे आपने उसको रिकॉर्ड किया था, उसकी जो कॉस्ट है वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जब आप क्या करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। सेकंड चीज है जी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा मेन कंसेप्ट है जो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि एक लाइफ है जो एक कंपनी की, एक बिजनेस की, वो इनफाइनाइट है, यानी लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलने वाला है। अगर हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है तो क्या फर्क पड़ता है हमने एक बिल्डिंग की किस कॉस्ट पे हमने उसको रिकॉर्ड किया है ना? अगर हमने जिस कीमत पे उस बिल्डिंग को खरीदा था, यानी हम बिल्डिंग का भी लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हम उस बिल्डिंग को बेचने वाले हैं। बिल्डिंग को बेचेंगे इसका मतलब हम अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं। लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस मेंबर में कम, मेंबर में गो, पीपल में कम, पीपल में गो, बट बिजनेस रिमेन्स फॉरएवर। आदमी आएगा, आदमी जाएगा, लेकिन कंपनी वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमारी इस बिल्डिंग को हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जिस प्राइस पे खरीदा था उस पे रिकॉर्ड करते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह
वजह से, क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, और मार्केट वैल्यू पे अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब आपको मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी ताकि आप उसको बेच सके, तभी तो आप जानना चाहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो इस कंसेप्ट में हमें मार्केट वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसलिए हम हमारी ट्रांजैक्शंस को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, हमारे एसेट्स को खरीदते वक्त हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। स्टूडेंट्स, अब हम जो अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है जी आपका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखिए ये कंसेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसके कम से कम दो एस्पेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट तो होंगे ही होंगे, यानी हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को आपके अफेक्ट करेगी। एक अकाउंट तो आपका डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने क्या खरीदी, कोई मशीन खरीदते हैं आप अपने बिजनेस के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मशीन खरीदेंगे तो इसका क्या होगा, दो अफेक्ट होंगे इसके, आपके इस ट्रांजैक्शन के, आपके बिजनेस में। सबसे पहली चीज, अब आपने ये मशीन खरीदी है, इसका मतलब आपके बिजनेस में एक नई मशीन आई है, यानी आपके बिजनेस में मशीन तो बढ़ गई। लेकिन आपने ये जो मशीन खरीदी है ये आपने कुछ पैसे देके खरीदी है ना, पेमेंट तो आपने कैश में की होगी, फ्री में तो आई नहीं आपके पास, मतलब आपके बिजनेस से कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो ये है जी इसके दो एस्पेक्ट, यानी हर ट्रांजैक्शन के क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट है। ये तो था ड्यूल एस्पेक्ट का केस। अब बात करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन आपके कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी। कौन से? देखिए आपने मान लीजिए मशीन खरीदी है 50,000 रुपए की, 50,000 रुपीज की। तो पहला अकाउंट जो इस पे आपका अफेक्ट हो रहा है वो है जी आपका मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन अकाउंट में अब आप क्या करेंगे, एक नई मशीन की एंट्री कर देंगे। सेकंड चीज स्टूडेंट्स, आपने कैश देके खरीदी है, तो दूसरा अकाउंट जो कम से कम आपका इसमें अफेक्ट हुआ है वो हुआ जी आपका कैश अकाउंट, क्योंकि आपके बिजनेस से कैश गया है। अब ये बात कहते हैं कि एक अकाउंट तो आप डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट का आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर बिजनेस में स्टूडेंट्स मशीन आई है, मशीन एक एसेट है, और जब भी हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं। तो आप मशीन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। वहीं आपके बिजनेस से क्या गया है, कैश गया है ना, कैश तो आपके बिजनेस से बाहर चला गया, तो आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। यानी बिजनेस में इस कोई भी अगर इस जर्नल एंट्री को देखता है तो देखते ही समझ जाएगा वो कि बिजनेस में एक नई मशीन आई है और पेमेंट उन्होंने कैश के थ्रू की है। कैश उनके बिजनेस से कम हो गया, मशीन उनके बिजनेस में बढ़ गई। दो अकाउंट आपके यहाँ पे अफेक्ट हुए, एक आपका मशीन अकाउंट, एक हुआ आपका कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट को आपने क्या किया, डेबिट किया। कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। किस लिए, क्योंकि आपने एक ट्रांजेक्शन की थी जो थी आपकी एक मशीन को खरीदने की। यही हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें समझाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कंसेप्ट है ना, इसको एक सिस्टम फॉलो करता है और उस सिस्टम का नाम है स्टूडेंट्स डबल एंट्री सिस्टम। देखिए डबल एंट्री सिस्टम को हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। मतलब ये क्या है, पुराने साल, कई साल पुराना अप्रोच है। ये लगभग 18th सेंचुरी का आपकी ये कम से कम ये सिस्टम है जो इसमें डेवलप किया था। लूका पैक्योली नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस सिस्टम को क्या किया था, डेवलप किया था। तो स्टूडेंट इस सिस्टम के अंदर क्या, उसने एक इक्वेशन दी थी, हमें एक इक्वेशन एक्सप्लेन की थी, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो पढ़ते हैं हम एसेट्स को, और राइट हैंड साइड में किसी भी बैलेंस शीट के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज को। और इस इक्वेशन के अंदर, इस डबल एंट्री सिस्टम में जो इक्वेशन बताई गई थी, उसमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी जो एसेट साइड है हमारी बैलेंस शीट की, उसके अंदर जो एसेट्स लिखेंगे वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, आपके कैपिटल और आपकी लायबिलिटीज के टोटल के। ये क्या कहना चाहता है इसको समझिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने अपने बिजनेस में, आप एक ओनर हैं और आपने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है। कितना पैसा लगाया आपने लगाया जी यहाँ पे 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में। अब 10 लाख रुपए से तो आपका काम चल नहीं रहा था, तो आपने क्या किया, 5 लाख रुपए का और क्या ले लिया, लोन ले लिया बैंक से। तो बैंक लोन स्टूडेंट्स क्या होता है, आपकी लायबिलिटीज होती है। तो अब आपकी कैपिटल है जी 10 लाख रुपए और आपकी लायबिलिटीज है कितनी, 5 लाख रुपए। अब बात है कि आपको ये 10 लाख और 5 लाख 15 लाख रुपए की जरूरत टोटल किस लिए पड़ी स्टूडेंट्स, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि हमें क्या खरीदनी थी, हमें परचेज करना था बहुत सारे हमारे एसेट। जैसे कि हमें क्या खरीदना था, हमें फर्नीचर खरीदना था, और या फिर हमें क्या खरीदना हो, या हमें ये मशीन खरीदनी थी। तो तीसरी चीज, हमें एक बिल्डिंग है ना जिसके अंदर हमें बिजनेस करना है, हमें वो भी खरीदनी थी। तो ये सारे एसेट्स खरीदने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या जरूरत थी, कुछ पैसों की जरूरत थी। 10 लाख रुपए तो ओनर के पास थे, लेकिन ये सारे एसेट्स कितने रुपए के
के आ रहे थे, ये आ रहे थे जी आपके 15 लाख रुपए में। तो हमने क्या किया, 5 लाख रुपए का बाहर से बैंक से लोन ले लिया। तो अब हमारे पास कितने रुपए आ गए, 15 लाख। और इन 15 लाख रुपए की मदद से स्टूडेंट्स हमने क्या खरीदे हैं, ये सारे के सारे आपके ये जितने भी हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे ये एसेट्स है। तो 15 लाख रुपए में हमने क्या खरीद लिए, एसेट्स खरीद लिए। तो बस यही तो हमारी इक्वेशन कहती है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, एसेट्स कितने रुपए के हैं हमारे पास, 15 लाख रुपए के, वो आपने खरीदे हैं क्योंकि जब ओनर ने क्या लगाई, कैपिटल लगाई, और प्लस आपने क्या लिया, बैंक से लोन लिया। तो इन दोनों का इक्वेशन का कहने का मतलब यही है कि आपकी एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होंगी, आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज की। ये आप कहाँ पढ़ेंगे, जब मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम का एक चैप्टर है वो आपको समझाऊंगा। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी यही कहता है, डबल एंट्री सिस्टम भी यही कहता है कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन जब भी आप करेंगे वो कम से कम 2 अकाउंट को तो अफेक्ट करेगी। उसका एक ड्यूल एस्पेक्ट होगा उन ट्रांजेक्शन का। एक अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, दूसरा अकाउंट क्या होगा, घट जाएगा। एक को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, दूसरे को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये अफेक्ट होगा जी आपका किसी भी ट्रांजैक्शन का जब आप क्या पढ़ेंगे, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले समझिए रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से रिलेटेड गुड्स को बेच के आपको जो भी पैसा मिलता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। मान लीजिए मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, अगर मैं कपड़ों को बेचता हूँ, क्लोथ्स को बेचता हूँ, उसको बेच के मुझे जो भी पैसा मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कब आपका रेवेन्यू क्या हुआ, ये मेरा रेवेन्यू है, कब मैंने इसको क्या करना, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। यानी यहाँ आपसे ये कहना चाहता है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कब आप अपने रेवेन्यू को अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका कंसेप्ट, इस लाइन का ये मीनिंग है। चलिए जी, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या है, कब हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कब उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कब उसको रिकॉर्ड करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो इस कंसेप्ट के अनुसार स्टूडेंट्स, रेवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज तब करेंगे, उसके लिए 2 कंडीशन है। या तो आप ओनरशिप है आपकी जो गुड्स की वो ट्रांसफर कर दे बायर को, या फिर क्या हो जाए, बायर लीगली लायबल हो जाए, बाउंड हो जाए आपको अमाउंट पे करने के लिए। क्या कहना चाहता है, चलिए समझिए। देखिए ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर कब होगी, जब आप क्या करेंगे, गुड्स को डिलीवर कर देंगे, पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हुई। दूसरी, बायर लीगली लायबल कब होगा आपको अमाउंट पे करने का, जब एक सेलर, बेचने वाला व्यापारी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा, एक डीड तैयार कर देगा और उसके ऊपर लिख के दे देगा कि ये मैं गुड्स इस बायर को बेच रहा हूं। तब क्या हो जाएगा, ये जो बायर, ये जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो लायबल हो जाएगा आपको पे करने के लिए। जैसे ही वो लायबल हुआ, बेशक आपको पेमेंट मिली है या नहीं मिली, अभी तक बेशक आपको कैश ना मिला हो, बस वो लायबल हो जाए, वो लीगली बाउंड हो गया कि उसको आपको पेमेंट कर दिया है। ये दोनों ही कंडीशन जैसे ही पूरी होती है तभी आप क्या करेंगे, आप अपने रेवेन्यू को अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, यानी आपने अपने रेवेन्यू को क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। चलिए अब मैं बताता हूं कि वो कौन सी सिचुएशन है, कब ऐसा पॉसिबल है, कब आप करेंगे। देखिए ये 4 ऐसे केस हैं, मैं आपको बताऊंगा कब आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहली बात, जिस तारीख को आपको ऑर्डर मिला। मान लीजिए कि आपके पास एक कस्टमर आया, वो कहता है जी मुझे ना एक प्लॉट खरीदना है, तो आपने उस दिन उसने क्या किया, आपको ऑर्डर दे दिया। क्या आप उस दिन रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स, ना तो आपने ओनरशिप उस प्लॉट को अभी तक उसके नाम किया है ना, उसको डिलीवर किया, ना उसके नाम पे कोई आपने डीड तैयार की है, डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो इस सिचुएशन में भी रेवेन्यू आपका रिकॉग्नाइज नहीं होगा। सेकंड, जब वो आदमी आपको क्या करे, वो कस्टमर आपको कुछ पैसे दे जाए, मान लीजिए प्लॉट था 2 करोड़ रुपए का, वो आपको 50 लाख रुपए एडवांस में पेमेंट कर गया, क्या इस दिन आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, आप अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने वो प्लॉट उस व्यक्ति के नाम तो नहीं किया ना, उसकी ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई, बेशक आपको कुछ पैसे मिल गए हो। तो ठीक इस सिचुएशन में भी हम इसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। थर्ड है जी, जब वो क्या करे, सारे की सारी पेमेंट आपको कर दे, यानी 2 करोड़ रुपए का प्लॉट था, पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए दे जाए, क्या अब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं करेंगे। अभी भी आपने वो प्लॉट उस व्यक्ति के नाम नहीं किया है, उसकी ओनरशिप आपने ट्रांसफर नहीं की है, वो व्यक्ति अभी तक लीगली लायबल नहीं है, बाउंड नहीं हुआ है आपको क्या करने के लिए, पे करने के लिए। बेशक उसने अमाउंट पे कर दी, लेकिन अभी इस सिचुएशन में हमने तो उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की ना। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, अब भी बेशक आपको पूरे के पूरे पैसे मिल गए हो, आप इस सिचुएशन में भी इस रेवेन्यू को आप क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अभी तक ये आपका रेवेन्यू नहीं कहलाएगा।
तब कब कहलाएगा स्टूडेंट? तब कहलाएगा जब क्या हो जाए, आप गुड्स को डिलीवर कर दे, यानी जब आप क्या करेंगे, अपनी गुड्स की जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर कर देंगे, आप ये गुड्स उसके नाम कर देंगे, उसको डिलीवर कर देंगे अपने कस्टमर को। तब इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि हाँ, अब ये मेरा रेवेन्यू क्या हुआ, रिकॉग्नाइज हो गया, अब मैं इसको रेवेन्यू मानूंगा और अब मैं क्या करूंगा, इसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये वो सिचुएशन है स्टूडेंट, तब आपको कब अपने रेवेन्यू को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं स्टूडेंट्स, जब आप अपनी जो भी आपको अमाउंट मिलेगी उसको आप रेवेन्यू नहीं मानेंगे, उसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे। कब? जब ये दो सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कैसे? चलिए समझते हैं। पहली चीज, आपको स्टूडेंट्स क्या हो, इनकम हो। इनकम कैसे हो सकती है? मान लीजिए कि मैंने क्या किया, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मैं किराए पे दे देता हूँ, मैंने ये बिल्डिंग 6 महीने के लिए रेंट पे दे दी और 6 महीने के लिए मुझे मिले हैं जी लगभग 1 लाख रुपए। तो बताओ 1 लाख रुपए को मैं ये कब रेवेन्यू मानूंगा? मैंने आज इस बिल्डिंग को रेंट पे दिया है तब मानूंगा, या इसकी पेमेंट मुझे मान लीजिए 2 साल के बाद मिली तब मैं इसको रेवेन्यू मानूंगा? स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रेवेन्यू इसको तब मानूंगा जैसे ही मैंने क्या की, ये बिल्डिंग रेंट पे दी है। बेशक पेमेंट मेरे को 2 साल के बाद मिली हो, लेकिन मैंने इसको बिल्डिंग को तो रेंट पे आज ही दे दिया। तो अब मैं किस बेसिस को मानूंगा? यहाँ मैं टाइम के आधार पे, वक्त के आधार पे मैं क्या करूंगा, अपनी इनकम को क्या मानूंगा, अपना रेवेन्यू मानूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब मैंने बिल्डिंग किराए पे दी है, मैंने ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं की यहाँ, ना तो मैंने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर की है, ना ही मैंने उसको बेचा है, ना ही मैं वो लीगली लायबल है बायर पेमेंट करने के लिए। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो यहाँ जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी बिल्डिंग रेंट पे जिस दिन दी है उसी दिन को मैं क्या मानूंगा, अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा। सेकंड, इंस्टॉलमेंट्स, यानी मान लीजिए आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, आपका हायर परचेज का बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट जैसे जैसे आपको इंस्टॉलमेंट्स यानी वो किस्तें मिलती जाएंगी, वैसे वैसे आप उनको क्या करोगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहोगे। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स मिली, आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, अभी तक आपने क्या किया है, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, याद रखना। थर्ड है जी आपकी माइनिंग। माइनिंग का मतलब स्टूडेंट, जब भी आप कोई माइनिंग का आपका बिजनेस है और उसमें कुछ प्रोडक्शन करते हो, तो जैसे ही प्रोडक्शन होगा आप उसी दिन क्या कर दोगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दोगे। बेचना बाद की बात है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन हुआ माइनिंग के सेक्टर में, आप क्या करेंगे, उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। फोर्थ है जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के केस में मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप एक रियल एस्टेट के क्या है, बिजनेसमैन है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपकी बिल्डिंग बनती जाएगी, मान लीजिए आपकी 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग को तैयार होने में मान लीजिए 6 साल लग जाएंगे, तो क्या आप 6 साल के बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? नहीं। तो यहाँ इस सिचुएशन में, कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन में, हम प्रोपोर्शन के बेसिस पे तैयार करेंगे। मान लीजिए आपकी 10 मंजिला बिल्डिंग थी, जैसे ही आपका ग्राउंड फ्लोर तैयार हुआ, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। सेकंड फ्लोर तैयार हुआ, तो सेकंड फ्लोर में जितना भी आपका रेवेन्यू हो सकता है, आप उसको रिकॉग्नाइज कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे बुक्स में। फिर थर्ड फ्लोर का आप रेवेन्यू क्या कर दोगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे। तो आपने यहाँ क्या करना है, प्रोपोर्शन के बेस पे, अनुमान, इसके बेस पे आपने क्या करना है, अपनी बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। तो चलिए, ये था स्टूडेंट्स आपका रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का, यानी रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करके अपनी बुक्स में आपको कब रिकॉर्ड करना है, वो कंसेप्ट। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे जी मैचिंग कंसेप्ट। देखिए, ये कंसेप्ट हमें कहता है कि जितनी भी आपकी कॉस्ट और एक्सपेंसेस है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की, वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए जो आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसी पर्टिकुलर पीरियड का, जिसकी हम कॉस्ट और एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, ताकि आप क्या निकाल सके, आपका ट्रू प्रॉफिट आप क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। देखिए क्या कहना चाहता है, मान लीजिए कि आपको ये मार्कर बनाया, आपने ये मार्कर कब बनाया, जनवरी के महीने में। तो स्टूडेंट्स, आपको जनवरी के महीने में ये जो मार्कर बनाया है, उससे आपको बनाने में कितना आपका खर्चा आया, एक तो वो, और उसको बेच के आपको जितना पैसा आया वो रेवेन्यू, वो आपको दोनों ही क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम टाइम पीरियड के लेने हैं। आपका जो टाइम पीरियड है मैच होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मार्कर को बनाने की कॉस्ट आपने ले ली फरवरी के महीने की, है ना, और रेवेन्यू आप ले रहे हैं जनवरी के महीने का, तो वो मैच नहीं करेगा ना, बिल्कुल भी। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें मैचिंग कंसेप्ट में, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, जब आप रेवेन्यू में से क्या करोगे, आपकी कॉस्ट और एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट कहलाएगा। जब रेवेन्यू ज्यादा होता है आपके एक्सपेंसेस से टोटल रेवेन्यू, तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर आपको सही प्रॉफिट निकालना है तो आपको वही टाइम पीरियड के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लेने होंगे जिस टाइम पीरियड पे आपने उनको बनाया है और या फिर उनको बेचा है।
तो सेम मंथ का आपको लेना है। अगर आपने मार्च जनवरी से लेके अप्रैल तक का अगर आपने टाइम पीरियड ले लिया तो इन 4 महीने का ही आपको क्या करना है, रेवेन्यू बनाने के आपको एक्सपेंसेस निकालने हैं और इन्हीं 4 महीने में आपको जो मार्कर बेच के आपको जो पैसा मिला है उसके आपको क्या करने हैं, रेवेन्यू आपको टोटल करना है बस। और इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, आपका प्रॉफिट कहेंगे। तो सही प्रॉफिट के लिए आपको टाइम पीरियड के कंसेप्ट को क्या करना है, मैच करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए कि मैंने जो लागत है, मेरी जो कॉस्ट मैंने निकाली, एक्सपेंस जो मेरा आया इस मार्कर को बनाने का, वो मान लीजिए मैंने कैलकुलेट किया 5 मार्कर का, यानी 5 मार्कर की मेरी जो लागत है जनवरी के महीने में वो आई जी 50 रुपए, 10 रुपए पर मार्कर का। लेकिन मैं रेवेन्यू निकाल रहा हूं 8 मार्कर का, है ना। तो ये भी नहीं करना। 5 मार्कर की अगर आपने कॉस्ट ली है जनवरी के महीने की, तो आपको रेवेन्यू भी 5 मार्कर का ही लेना है। यानी 5 मार्कर को आपने कितने रुपए के हिसाब से, मैंने मान लीजिए 12 रुपए पर मार्कर के हिसाब से उसको बेच दिया, यानी 60 रुपए के मैंने क्या किए, 5 मार्कर बेच दिए। और 5 मार्कर को बनाने में मेरी जो कॉस्ट आई थी वो आई थी जी मेरी 50 रुपए, तो मेरे से कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी आपको क्या करना है, मैच करना है अपने इस मैचिंग कंसेप्ट के अंदर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है जी आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। देखिए ये कंसेप्ट क्या कहता है। इस कंसेप्ट के अनुसार स्टूडेंट, जब भी आप अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहली बात वो ऑब्जेक्टिव मैनर के अंदर होनी चाहिए। मतलब कोई भी बाइजनेस अपनी मनमर्जी से, अकाउंटेंट अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ट्रांजैक्शन की किसी भी अमाउंट को अपने मन के हिसाब से ना रिकॉर्ड करे। उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिविटी तो होनी चाहिए, कोई ना कोई लॉजिक तो होना ही चाहिए। वो कैसे होगा, जब स्टूडेंट्स वो ट्रांजैक्शन किसके द्वारा होगी, सपोर्टेड एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट के द्वारा, और या कोई वाउचर हो उसका। वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट का मतलब, मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप जब भी मार्केट में जाएंगे, आप टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ बिल तो मिला ही होगा, है ना। या तो आपको बिल मिलेगा, या फिर आपको इनवॉइस मिलेगी, या फिर कैश मेमो, या फिर चेक। ये सब क्या है, ये सब आपके वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट है। अगर आपको चैलेंज कर सकता है कोई कि आपने क्या किया, ये गुड्स खरीदी है, तो आप कह सकते हैं हाँ जी बिल्कुल खरीदी है, देखिए आपने मुझे ये बिल दिया था, ये देखिए जी आपने मुझे इनवॉइस दे रखी है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या होगा, जब आप अपनी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करें, आपको ये ध्यान रखना है कि उस ट्रांजैक्शन के साथ आपको एक तो बिल, या तो इनवॉइस, या कैश मेमो, या चेक वो मिला हो। साथ में आपने क्या बनाया हो, उसका एक वाउचर बनाया हो। वाउचर का मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें हम एक अकाउंट को कहते हैं डेबिट और क्रेडिट करते हैं, और वो जो बिल है और उस वाउचर के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, एक अपने ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स के अंदर क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो एक दूसरी चीज। तीसरी चीज स्टूडेंट्स, इसके साथ अगर आपको ये वाउचर भी आपने बनाया है, आपको बिल भी मिला है, तो आप इन ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं, उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए तो हमारा जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर भी हम क्या करते थे, जिस प्राइस पे हमने गुड्स को खरीदा था उसी बेसिस पे हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते थे। अब जिस प्राइस पे आपने गुड्स को खरीदा था, उसके साथ मतलब उस कीमत पे जिस पे आपने गुड्स को खरीदा था, आपको बिल, इनवॉइस, कैश मेमो, चेक कुछ तो मिला होगा, यानी आपके पास उसका प्रूफ है ना। मान लीजिए कि अगर आप अपनी गुड्स को क्या करने लगे, आप अपनी बिल्डिंग या अपने मशीन को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने लगे, लेकिन मार्केट वैल्यू का क्या प्रूफ आपके पास, है ना, कोई प्रूफ नहीं। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट में वो जो परचेज प्राइस जिस पे आपने गुड्स को खरीदा था उसका तो प्रूफ है, लेकिन मार्केट वैल्यू का नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी जो ट्रांजैक्शंस को हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वो रीजन है आपका ऑब्जेक्टिविटी का, जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। चलिए जिसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन से हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो कौन सी है जो कि एक बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए। बिजनेस की मर्जी है, वो चाहे तो इनको फॉलो करे, चाहे तो ना करे। अकाउंटिंग कंसेप्ट तो मस्ट है, वो तो करने ही करने होंगे, ये उसकी मर्जी है। तो चलिए देखते हो कौन से कन्वेंशन हैं। सबसे पहला है जी आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखिए स्टूडेंट्स, इस कन्वेंशन में हमें कहा गया है कि बिजनेस को सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी उसके पास है, वो सारी की सारी अपने जितने भी यूजर्स है, जैसे उसके इन्वेस्टर, उसके क्लाइंट्स, बैंक्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सबको, कस्टमर, सबको उसको क्या करनी चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड कर देनी चाहिए। तो ए बिजनेस शुड रिपोर्ट और या फिर डिस्क्लोज करे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है अपने यूजर्स के लिए, और वो उसको किसके थ्रू प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड करेगा, ताकि स्टूडेंट्स इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मदद से जो कि हमने उन यूजर्स को प्रोवाइड की है, वो क्या ले सके, वो अपने अपने डिसीजन ले सके। क्रेडिटर ये देख सकेगा कि यह कंपनी सोल्वेंट है या नहीं है, वो हमारी सोल्वेंसी चेक करेगा। बैंक्स हमारी क्रेडिट वर्थीनेस का पता करना चाहेंगे। कस्टमर्स ये जानना चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट
का प्राइस क्या है, और हमारे एम्प्लॉयज ये जानना चाहेंगे हमें प्रॉफिट कितना होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हम वो बोनस का डिमांड कर पाएंगे कंपनी से। तो ये बहुत से यूजर्स हैं, उनको बहुत सी इंफॉर्मेशन, उनके बहुत से डिसीजंस हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है, बिजनेस का ये फर्ज बनता है कि हम जितनी भी हमारी मटेरियल जो इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, हम उनको क्या करें, डिस्क्लोज करें, उनको वो प्रोवाइड करें। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है, इट डजंट मीन कि आप क्या करें, आपकी कंपनी के जो सीक्रेट्स है ना उनको भी क्या कर दें, लीक कर दें। सीक्रेट्स यानी मान लीजिए आपने कैसे आपके कॉम्पिटिटर को, आपको अपने राइवल को किस पॉलिसीज, कौन सी आपकी पॉलिसी है जिसके थ्रू आप उसको टैकल करेंगे, है ना। तो वो कॉम्पिटिटर के लिए आपने जो प्लान बनाए, जो पॉलिसीज बनाए, वो थोड़ी ना आप उसको लीक कर दोगे। तो ऐसी चीजें आपको लीक नहीं करने, अपने सीक्रेट्स लीक नहीं करने। बस आपको इंफॉर्मेशन जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है, आपकी कंपनीज के जितने भी आपके ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपका बैलेंस शीट है, बस ये सारी चीजें आपको क्या करनी चाहिए, बतानी चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और वो आपने अभी आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं की, जो इंफॉर्मेशन आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है उसमें वो जगह नहीं बना पाई, तो उन इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो उसके फुट नोट्स के अंदर आपको वो एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज में स्टूडेंट्स आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मान लीजिए आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा था काफी साल से और अचानक से स्टूडेंट्स आप वो केस हार गए और अब आपको उस पार्टी को क्या करने हैं, पैसे देने हैं। तो उसके बारे में भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के रूप में बैलेंस शीट में एक फुट नोट बनाएंगे और उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे और अपने जितने भी यूजर्स हैं उनको ये बात बताएंगे। दूसरा, आप अपने यूजर्स को ये भी बताएंगे कि जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है आज के दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। आपने जहां जहां भी अपना पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी ने, तो उसकी मार्केट वैल्यू आज के दिन कितनी है, ये भी इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, फुट नोट्स के थ्रू अपने जो यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रोवाइड करेंगे। तो यही हमारी कन्वेंशन, जिसको हम फुल डिस्क्लोजर कहते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी फुल इंफॉर्मेशन अपने जो यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट, सेकंड जो हमारी कन्वेंशन है वो है जी आपकी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो कन्वेंशन आप पढ़ रहे हैं ना, और अभी आपने जो इससे पहले वाली कन्वेंशन क्या पढ़ी थी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या है, एक एक्सेप्शन है आपकी कन्वेंशन फुल डिस्क्लोजर का। क्यों? क्योंकि फुल डिस्क्लोजर ये जो कन्वेंशन थी ये हमें कहती थी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स, अपने स्टेक होल्डर्स, अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। लेकिन 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 ये जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है ये कहती है कि वो इंफॉर्मेशन जो कि उन यूजर्स के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ वही मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको अपने बुक्स में क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। वो इंफॉर्मेशन जो कि क्या हो, इनसिग्निफिकेंट हो या फिर इररिलेवेंट हो आपके यूजर्स के लिए, उस इंफॉर्मेशन को आपको अपनी बुक्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आपके ऑफिस के अंदर क्या हुआ, एक दिन प्रधानमंत्री जी जा रहे थे रैली करने के लिए, उनको आपकी एक मिठाई की शॉप है और प्रधानमंत्री जी को मन किया कि चलो यार यहाँ पे चाय समोसा खाया पिया जाए, तो वो आपकी दुकान पे आए, आपने क्या किया, उनको चाय पिलाई और उनको समोसा खिलाया। तो अब क्या करेंगे आप, इसकी ट्रांजेक्शन आप अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, मैंने प्रधानमंत्री जी को 10 रुपए की चाय पिलाई, मैंने प्रधानमंत्री जी को 15 रुपए का समोसा खिलाया, और प्राइम मिनिस्टर अकाउंट बनाएंगे और फिर आप उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से आपको काम नहीं करना। ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आपके क्रेडिटर्स, ये जो आपके कस्टमर्स हैं, ये जो आपके एम्प्लॉइज, उनको क्या लेना देना यार, इससे आपने 10 रुपए की चाय पिलाई, 15 रुपए का समोसा खिलाया, ये उनके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है। उनको तो सिर्फ वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि उनके डिसीजन मेकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। आपके एक्सपेंसेस, आपके ओवरऑल प्रॉफिट्स कितना, आपके एसेट्स क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपके कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, आपके कितने करंट एसेट्स रहे हैं इस साल, आपने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आपको कितनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुई है, ये इंफॉर्मेशन वो जानना चाहते हैं। ये 10 रुपए की चाय, 15 रुपए का समोसे का उनको कोई लेना देना नहीं है इससे, वो इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इस कन्वेंशन के अंदर, मटेरियलिटी के अंदर, वो जो आपने 10 रुपए की चाय पिलाई, 15 रुपए का समोसा खिलाया, उसको अलग से एक अकाउंट, प्राइम मिनिस्टर अकाउंट ना बनाते हुए आप एक एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसके अंदर आप ये छोटे मोटे खर्चे डालते हैं, आप उस एक्सपेंस अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, उस जो खर्चे 10 रुपए की चाय, 15 रुपए के समोसे वाले अकाउंट को मर्ज
मर्ज कर देंगे और उस ट्रांजैक्शन को आप इस अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंस अकाउंट है उसके अंदर क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। बस ये हमारा जो कन्वेंशन है मटेरियलिटी ये कहना चाहती है कि सिर्फ वही मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो अपने यूजर्स को जिसकी उन्हें जरूरत है, सबसे ज्यादा जिसकी उन्हें जरूरत है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, बल्कि हो जाएंगी, काम बढ़ जाएगा, ओवरबर्डन की सिचुएशन आ जाएगी। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब हम जो लास्ट कन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं वो है जी आपकी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखिए ये कन्वेंशन हमें क्या कहती है, इस कन्वेंशन बेसिकली हमें कहा गया है कि आपको थोड़ा कंजर्व रहने की जरूरत है। क्या मतलब कि आपको जितने भी लॉसेज आपको लगता है कि ये मुझे लॉस हो सकता है फ्यूचर में, यानी आपके जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस है उनको तो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करिए, लेकिन जितने भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में ये गेन हो सकता है उसको आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। यानी होने वाले लॉसेस को जो आपको लगता है हो सकता है उसको रिकॉर्ड करो, होने वाले गेन्स को रिकॉर्ड ना करो। तो यानी आप कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। देखिए प्लेइंग सेफ पॉलिसी का एक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आप एग्जाम दे के आए और आपके पापा ने पूछा आपसे कि भाई बता तेरे कितने परसेंट आ सकते हैं। आपको पता है कि यार मैं ना ज्यादा से ज्यादा 80% तक ला सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स आप अपने फादर से कहते हैं जी मेरे आए 60%। अब स्टूडेंट्स अगर आप 80% कहते और आपके मार्क्स आ जाते 65% तो होती आपकी कुटाई। लेकिन आपने क्या किया था, उसी टाइम पे सेफ खेल गए आपने प्लेइंग सेफ की पॉलिसी अडॉप्ट की और आपने कहा जी मेरे तो 60% ही आ सकते हैं, आगे आके आपके 65%। अब आपके पापा भी खुश और आप भी पिटने से बच गए। तो बस यही हमारी जो कन्वेंशन वाली कंजर्वेटिज्म वाली जो कन्वेंशन है वो हमें यही बताती है कि होने वाले नुकसान को तो रिकॉर्ड मत करो, होने वाले नुकसान को तो रिकॉर्ड करो लेकिन होने वाले गेन्स को कभी भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ना करो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, केस में क्या हो सकता है, आप जीत भी सकते हैं और आप हार भी सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलोगे कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी कन्वेंशन के अंदर कि मैं तो हारूंगा ही हारूंगा। तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन बनवाएंगे पेंडिंग लॉ सूट का कि मेरे को ये केस हारना है और मुझे ये पैसे देने पड़ सकते हैं, उसका पहले से क्या बना लेंगे, आप एक प्रोविजन बना लेंगे। दूसरी चीज स्टूडेंट्स आप एक प्रोविजन बना लेंगे डाउटफुल डेब्ट्स का। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब मान लीजिए कि स्टूडेंट जिन कस्टमर्स को आप उधार पे गुड्स बेचते हैं उनको कहते हैं हम डेटर्स। आपको लगता है कि यार ये जो कस्टमर जिसको मैंने उधार पे गुड्स बेची थी ना ये मुझे पैसे नहीं देगा, तो उसको कहते हैं हम डाउटफुल डेब्ट्स। तो आप क्या करेंगे, जब वो पैसे ना दे, आपको लगता है कि ये पैसे नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे, अभी से उसका प्रोविजन बना लेंगे और आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। तीसरा आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जो कि अभी भी बिकी नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक, साल के आखिरी दिन आपके गोडाउन में जो रखी हुई है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसकी कॉस्ट प्राइस जितनी वो जो गुड्स रखी है उसको बनाने में जितनी लागत आई आप उस पर रिकॉर्ड करें, या फिर आप उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी उनमें से जो भी कम है, या कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू इन दोनों में से जो भी कम होगी आप उसमें क्या करेंगे, अपनी बुक्स के अंदर इनको रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कि ये जो हमने कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन वाली जो ये अप्रोच हमने फॉलो की है इसका हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। इसके दो असर पड़ेंगे। पहली चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको सिंपल सी बात है शो लेस प्रॉफिट आपको शो होगा। क्यों, अगर आप लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट को, होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड या गेन को रिकॉर्ड करोगे नहीं, तो इसका मतलब आपके लॉस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट कम रह जाएंगे, आपके प्रॉफिट क्या होंगे, कम शो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी चीज अब बात है कि स्टूडेंट्स आपकी बैलेंस शीट में क्या असर होगा। आप क्या करेंगे, अगर अपने क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस पे या जिस जोन सी वैल्यू जो कि क्या होगी लेस होगी, या आप डाउटफुल डेब्ट्स के जब प्रोविजन बनाएंगे तो इससे क्या होंगे, आपके एसेट्स तो अंडर वैल्यूड हो जाएंगे ना, एसेट्स की वैल्यू तो कम रह जाएगी, लेकिन आपकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, ओवर वैल्यूड हो जाएंगी। एसेट्स आपके अंडर वैल्यू रहेंगे, लाइबिलिटीज आपकी ओवर वैल्यू होगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी क्या हो जाएगी, इससे बिगड़ जाएगी। अब आपकी बैलेंस शीट ट्रू आपका जितना भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है वो शो नहीं कर रही है इस कन्वेंशन की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसको हम कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बताइए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है, या फिर इसका दूसरा नाम है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ आपके ये कन्वेंशन और कंसेप्ट खत्म होते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब समझते हैं कि आपका डिफरेंस क्या है आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में और आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। सबसे पहला डिफरेंस का पॉइंट है वो है जी आपकी लीगल पोजीशन।
देखिए ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, आपके लीगली एक्सेप्टेड है, जितनी भी आपकी कंपनीज है सभी के सभी आप इनको फॉलो करेंगे। इन्हीं के बेसिस पे ही क्या करने हैं, उन्हें अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनानी है, अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने हैं। ये रूल्स, ये प्रोसीजर्स, ये जो सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो कंपलसरी है एक कंपनी के लिए उसको फॉलो करना जब भी वो क्या बनाएगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी या फिर उसको क्या करेगी, रिपोर्टिंग करेगी। सेकंड, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये बेसिकली जनरल गाइडलाइंस है, ये कुछ कस्टम्स है, कुछ रीति रिवाज है जो सालों से चलते आ रहे हैं। अब आपकी मर्जी आप उसको फॉलो करें या ना करें। तो ये कन्वेंशंस क्या है, उन रीति रिवाज के बारे में ही बातें करते हैं, जैसे कि आप सब सच बोलिए, बड़ों का आदर कीजिए। ठीक, हमारे अकाउंटेंट के लिए वो कौन से कन्वेंशंस है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कोई भी इंफॉर्मेशन ना छुपाए, ट्रू प्रॉफिट दिखाए। तो ये वो कन्वेंशंस है जिनको आपकी मर्जी, आप फॉलो करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। सेकंड इसका पॉइंट है जी रिकॉर्डिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए जब भी आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स आपको बताए गए हैं। किस केस में, आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के केस में। तो यहाँ आपको जब भी आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो आपको इन रूल्स रेगुलेशंस को क्या करना है, फॉलो करना है। तो इसके बारे में कुछ आपकी बेसिक एजम्पशंस पहले से ही बताई गई है, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, आप रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है, तो इनके बारे में आपको ऑलरेडी पहले से बताया जा चुका है। इसी के बेसिस पे आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स ये जो कन्वेंशन है इनको आपको फॉलो करना है जब आप क्या प्रिपेयर करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएं। आपकी मटेरियलिटी की कन्वेंशन को, आपकी फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन को, आपकी प्रूडेंस की कन्वेंशन को, जब भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होगी तब आपको इन कन्वेंशंस को फॉलो करना होगा। थर्ड स्टूडेंट्स इसका क्या डिफरेंस है, ये है जी सिग्निफिकेंस। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? पहली बात तो इनकी इंपॉर्टेंस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की क्यों है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, यानी सेम सेट ऑफ रूल्स आपको बताए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं जब क्या करेंगे, आप अपने ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि यहाँ आपकी मर्जी है, कन्वेंशन की मर्जी में, आप चाहे तो इन्हें फॉलो करें चाहे तो ना करें, इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जी आपकी जजमेंट। कोई भी पर्सनल बायसनेस का चांस ही नहीं है, पहले से ही बताया गया है काम को कैसे करना है, किस मेथड को फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो करना है, किस कंसेप्ट को फॉलो करना है, किस एजम्पशंस को आपको लेके चलना है अकाउंटिंग कंसेप्ट के केस में। लेकिन यहाँ पे पर्सनल जजमेंट का पूरा रोल है। यहाँ ये डिसाइड करेगा वो व्यक्ति जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन तो अपने अकाउंट्स में शो करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो यहाँ पर्सनल जजमेंट का बायसनेस का पूरा चांस है आपके कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट जो आपका डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो है यूनिफॉर्म एडॉप्शन। देखिए सिंपल सी बात है, ये रूल्स रेगुलेशंस हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में इसीलिए बनाए थे ताकि ये पूरी दुनिया में जितनी भी डिफरेंट कंपनीज है सभी सेम तरीके से, सेम सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए। तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी है किसको अडॉप्ट करने में, आपके डिफरेंट एंटरप्राइजेस को जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, अप्रोचेस, मेथड्स, कंसेप्ट्स, एजम्पशंस हमने प्रोवाइड की है। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, किसी कंपनी के अपने कन्वेंशन है, किसी कंपनी के अपने रीति रिवाज है, कोई कैसे काम कर रही है, कोई कैसे काम कर रही है, या उसकी मर्जी है, वो फॉलो करे तो करे, नेक्स्ट ईयर ना मन करे तो ना फॉलो करे। तो यहाँ उसके लिए कोई भी क्या है, बाइंडनेस नहीं है, यहाँ पे वो बाउंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, वो उसके लिए कंपलसरी है, उसके लिए मैंडेटरी है कि सारी की सारी कंपनीज पूरी दुनिया में वो क्या करेगी, सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका चैप्टर ये खत्म होता है। अगर आपको ये हमारा चैप्टर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हमारे लाइक करिए। अगर आपकी क्वेरीज, आपकी कोई सजेशंस है, आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।